नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात सोनिया गांधी के साथ खत्म हो गई है। कई अहम मुद्दों पर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष से पार्टी के आंतरिक मामलों पर चर्चा की गई है, विस्तार से बातचीत हुई है, आला कमान का हर फैसला मुझे मंजूर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही सवाल सिद्धू के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इसी एक लाइन से समझिए कि क्या जो कुछ ठीक करने के लिए आए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में, वो ठीक हो गया है या अभी भी पेंच ऐसा कुछ है जो बाकी है। फिलहाल उनकी ओर से दावा इस बात का किया गया है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। सुनिए पंजाब के मुख्यमंत्री को। पूछो, क्या पूछना है भाई? एनीथिंग? बोलिए, क्या पूछना है? देखिए मेरी अच्छा देखो, छोड़ो, एक मिनट। अगर आप चुप नहीं होंगे फिर आवाज नहीं आएगी। चुप तो करो प्लीज। मैं आया था हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव, जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे। तो we have no problem पंजाब के साथ। पंजाब is totally geared up for the coming elections and जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में do on anything, the Congress president, we are all ready for it। देखिए बात हिंदी पंजाबी मिक्स कर ओ यार, हुण मैनू बंगाली नहीं आती, हुण मैं की करा? व्हाट डू आई टॉक? पंजाबी फिर ये कहते ने हिंदी बोलते हो, कितनी बार बोलना? देखो गल यार सुनो मेरी, हुण जेड़ी साडी आज मुलाकात हुई है, हर बार जब मैं दिल्ली आना मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलना है और उन्होंने जो आदेश ने असी पंजाब के कैरी आउट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम बड़े से और सारे डिस्कस हुए हैं, पॉलिटिकल इशूज भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर, वो फैसला बिल्कुल असी सिरे चढ़ावांगे। क्या पंजाब का विवाद सुलझ गया? कहा जा रहा था सिद्धू साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किया। जो भी फैसला होगा ऑन एनीथिंग पार्टी का हो, वो हम पूरा उसमें करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पूछा गया, उस पर उन्होंने कह दिया कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, उनके इस बयान के अर्थ को क्या समझा जाए? पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, चुनाव को लेकर भी हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था, जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब निकाले जाए इसके? चित्रा, देखिए, आज जो सवाल है, हर कोई जिस सवाल का जवाब जानना चाहता है वो दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा हुआ है और हर कोई नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जानना चाहता है। उनका अगला रोल क्या होगा पंजाब पॉलिटिक्स में, वो जानना चाहता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सवाल पर चुप्पी साधी है। इसका मतलब ये है कि तमाम दावे किए जा रहे हैं कि मसला सुलझा लिया गया है, लेकिन हम शुरुआती दौर से ही तमाम डिबेट और तमाम वाद विवाद के बीच एक चीज कहते आ रहे हैं कि ये मसला जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। दरअसल एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि एक मयान है, उस मयान के अंदर 2 तलवारों को फिक्स करना है, तो जाहिर सी बात है आप जिस तलवार को जिस तरीके से फिट करना चाहेंगे वो होगी नहीं। या तो आप एक तलवार रखें, एक पार्टी है, 2 लीडर्स हैं, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कांग्रेस पार्टी का फेस है, जिनके दम पर पंजाब का चुनाव लड़ा गया है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है जो कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं,
दूसरी पार्टी से आए हैं और आकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ कहें ना कहें ये चीज मायने नहीं रखती है। यहाँ पर मायने ये रखती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी हाईकमान ने क्या कहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको कैसे इसीलिए कह दिया है आला कमान का हर फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं है सिद्धू के बारे में जब ये सवाल पूछा गया। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलो बुलावा आया है कि बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब वापस चले जाएंगे, लेकिन सिद्धू और उनके बीच जो कलह लगातार बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, क्या वो खत्म हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तीन चेहरे भी काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। और चलो बुलावा आया है राजधानी दिल्ली से, लगातार इनके लिए यही संदेश और संकेत था। सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, बल्कि अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आए और कांग्रेस की सरकार को गिरा दी। सिंधिया के चलते ही बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुई थी। सिंधिया को उनकी मेहनत के बदले अब मंत्री पद का इनाम मिलने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दस्तक हो चुकी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ये 768 दिन पहले की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का शपथ समारोह। लेकिन दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार बड़ी तादाद में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तो जो जहां है वहीं से उसने नजरें टिका दी है दिल्ली की दीवारों पर। उम्मीदों की टकसाल में नामालूम किसके हिस्से चमकता हुआ सिक्का निकल आए। बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री पीएम से मिल रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री से मिल रहे हैं और गृह मंत्री सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। मुलाकातें जारी हैं और नेताओं की पलकों पर उम्मीदों का वजन भारी है। मंत्रिमंडल की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली लौट आए हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद का विस्तार बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा इसको बिंदुवार समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार की 5 बड़ी बातें ये हैं। मंत्रिमंडल में 20 से ज्यादा नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल मुमकिन है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में यूपी को तवज्जो मिल सकता है क्योंकि अगले साल यहाँ चुनाव है। इसी तरह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश से अपना दल और निषाद पार्टी को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बिहार से जेडीयू, एलजेपी और पारस धड़े की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों के बीच नजरें तो कई चेहरों पर हैं, लेकिन उन चेहरों पर ज्यादा गौर किया गया है जिन्होंने बीजेपी के लिए सब कुछ कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई। सर्बानंद सोनोवाल ने असम में सीएम की कुर्सी छोड़ दी और महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने का इनाम नारायण राणे को मिल सकता है। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। सर 15 दिन पहले आज कोई विशेष कारण आने का? आज कोई विशेष अरे विशेष देखिए एक बात देखो, विशेष कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। आपको कोई छुपा सकते हैं क्या? कुछ नए चेहरे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, ये कैबिनेट में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन छुट्टी किसकी होगी ये अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। मंत्रिमंडल में विस्तार के पीछे मकसद एक तीर से कई शिकार करना है। नंबर 1, इसमें सहयोगी दलों को सहयोग का पुरस्कार देकर गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। नंबर 2, नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों से छुटकारा मिलेगा। नए चेहरों को लाकर सरकार के ढीले कलपुर्जों को दुरुस्त करना ताकि सरकार की छवि और मजबूत हो। पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने वालों को पुरस्कार देना और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर चुनावी संदेश देने की कोशिश होगी। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, यानी विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। पीएम मोदी कैबिनेट में बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार में वो मौजूदा राजनीतिक हालात, चुनावी समीकरणों, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नए चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे। अब देखना यह है कि वो अपने मंत्रिमंडल में युवाओं को कितनी तरजीह देते हैं। लेकिन
ये जरूर है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी वो अपने मंत्रिमंडल से कर सकते हैं। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जिन जिन मंत्रियों की एंट्री होने वाली है राजधानी दिल्ली, वो लगातार पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी में अलग तरह का शंखनाद है। इसको लेकर उत्साह, उमंग, उल्लास भी देखने को मिल रहा है। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सुजीत झा पटना से जुड़ चुके हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और भोपाल से रवीश पाल सिंह है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, कई और तमाम बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को, इस समय तक दिल्ली पहुंचने वाले वो कौन कौन से बड़े नाम हैं? बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की बात कही जा रही थी, क्या वो मुलाकात शुरू हो चुकी है? आगे और बहुत तरह की चर्चा चल रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उसके मद्देनजर कौन कौन से चेहरे यूपी से पहुंचे हुए हैं दिल्ली, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए चित्रा, चलो बुलावा आया के तहत जो है वो सर्वानंद सोनोवाल के साथ नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम वो लोग हैं जो आ चुके हैं। पशुपति पारस कल ही रात आ गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को दिल्ली के लिए बुलाया गया है उनसे मुलाकात कब होगी? जेपी नड्डा से मुलाकात करके बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष यहां से जा चुके हैं। अब क्या आज ही रात को मुलाकात होगी या कल सुबह से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? और कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, उस कैबिनेट की बैठक के अंदर ये कह दिया जाएगा कि देखिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनको अब हटाया जाएगा। अब कैबिनेट का जो विस्तार है वो कल देर शाम या फिर परसों सुबह हो सकता है। लेकिन किनको जगह मिलेगी और किनको हटाया जाएगा, ये पूरी रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर ली है। पिछले सवा महीने की एक्सरसाइज करके उन्होंने सभी मंत्रियों के मंत्रालयों की समीक्षा की, उनसे पूछा कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, अपने सभी सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की और उसके बाद नए कैबिनेट विस्तार को रूप देने की पूरी कोशिश कर दी गई। उसमें जो है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, इनका तो रिप्रेजेंटेशन होगा ही क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है अगले साल। लेकिन गुजरात और हिमाचल का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, या हो सकता है कि अनुराग ठाकुर जो वहां से मंत्री हैं उनके कद को बढ़ाया जाए, एमओएस से उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर है कि इस कैबिनेट विस्तार के अंदर वो सब आपको देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद आप सब बहुत दिनों से कर रहे थे। ये इतना बड़ा विस्तार होगा, शायद इसकी कल्पना बहुत से लोगों ने नहीं की थी। और ऐसे ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा मतलब कि ये आप मंत्री बता बन सकते रहे हैं। और हैं कि यही चार नरेंद्र मोदी की चेहरा खासियत देखकर है। चुन जब चुन भी के वो इस चेहरों तरीके को का कोई लेकर आया कदम गया लेते है। हैं। इसके साथ ही आपने जिक्र किया 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव अगले साल के शुरुआती महीनों में ही है, यानी कि फरवरी मार्च में, और उसके अलावा नवंबर दिसंबर में आपने जिक्र किया गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, तो वहां से भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। एक और छोटा सा जवाब हिमांशु मैं आपसे चाहूंगी, आपने कहा कल शाम को या परसों सुबह कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्या इसको लेकर किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं दी गई है सरकार की ओर से? देखिए अभी तक सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो सरकार की तरफ से कैबिनेट में बदलाव को लेकर कदम उठाए जाने थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि थावरचंद गहलोत जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, राज्यसभा के अंदर नेता सदन थे, उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि विस्तार को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किसको, जिसकी छुट्टी की जा रही है उसको किस जगह लगाया जाएगा काम के अंदर, वो सब चीजें एक एक करके जो है सरकार कर रही है। सबसे पहला कदम उन्होंने थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना के कर दिया है। तो ये जरूर साफ है कि एक राज्यसभा की सीट और खाली हो गई है, क्योंकि बीजेपी के पास वर्तमान में 2 राज्यसभा की सीट आ सकती थी, एक पुडुचेरी से और दूसरी असम से। तो अब एक सीट और बढ़ सकती है, वो है मध्य प्रदेश से। तो 3 लोग जो हैं, हो सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ना हो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। ये बहुत अहम जानकारी हिमांशु आप दे रहे हैं। देखिए एक तरफ चेहरों को चुन चुन कर लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत
समीकरण भी साधने की कोशिश है। और हिमांशु मिश्रा हमें बता रहे हैं कि एक्सपर्ट को लाकर अपने मंत्रिमंडल को एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जिसके जरिए 2024 की राजनीति को भी साधा जा सके। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति है अपने संवाददाताओं के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले अपने आप में बहुत सारे चेहरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनका जिक्र हिमांशु लगातार यहां पर बार बार कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश से आया हुआ चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबसे ज्यादा कयास इन्हीं को लेकर लगाए जा रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश से उड़ान भरने के पहले उनकी ओर से कंफर्म कर दिया गया था कि हां मुझे बुलाया जा रहा है और कुछ बड़ा ओहदा दिए जाने की भी उम्मीद है। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो फिलहाल यहां पर उन्होंने इस बारे में चुप्पी साध ली। देखिए। जिस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा जोरों पर थी, उसी वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दरबार में थे। महाकाल की पूजा के दौरान उन्हें दिल्ली पहुंचने का कॉल आ गया। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी हुई तो जहन में जो नाम सबसे पहले आए उनमें बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। करीब 1.25 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब उम्मीद है कि कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी के प्रति निष्ठा दिखाने वाले सिंधिया को पुरस्कार मिलने का वक्त आ गया है। सिंधिया को देवास और इंदौर जाना था, लेकिन पार्टी का बुलावा आते ही वो दिल्ली रवाना हो गए। अटकलें तेज हैं कि उनके दिल्ली लौटने का सीधा रिश्ता मंत्रिमंडल विस्तार से। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उज्जैन का दौरा था, उज्जैन का दौरा हो गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दोबारा दौरा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त करके मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सिंधिया का मंत्री पद करीब करीब तय है। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावर चंद को कैबिनेट से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी सिंधिया ने मंत्री पद को लेकर चुप्पी साधे रखी। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए कि नहीं आपको सिंधिया जी? कोई अपडेट? ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्रालय संभाल चुके हैं। अगर उन्हें मोदी सरकार में जगह मिली तो ये कांग्रेस से पाला बदलने के लिए दूसरा पुरस्कार होगा। इससे पहले वो बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम मिलने का वक्त आ गया है। राजधानी दिल्ली में वो पहुंच भी चुके हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, सिंधिया के समर्थकों में तो खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भोपाल से हालांकि चलते वक्त उनकी ओर से जरूर कुछ इशारे किए गए, लेकिन दिल्ली आते आते उन्होंने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, जब कभी भी किसी का नाम ऐसे कैबिनेट में शामिल होने के लिए या फिर कोई उसे बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलती है तो कई बार अगर उसका नाम सामने आ जाता है तो उससे ये मन में डर लगता है कि कहीं ये उल्टा यानी रिवर्स इफेक्ट ना डाले। और इसलिए माना जा रहा है कि इंदौर से दिल्ली की करीब 1 घंटे की जो फ्लाइट थी उसमें उन्होंने अपने मन को समझाया है। उज्जैन में जब वो महाकाल मंदिर से निकले, वहां जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर जब संवाददाताओं ने उनसे बात की तो यहां पर भी उन्होंने मंत्री पद को लेकर के तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली उतरते उतरते उन्होंने बात जरूर की थी इंदौर और उज्जैन में पत्रकारों से, लेकिन दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध दी। लेकिन यहाँ पे ये बात जो देखने लायक है चित्रा, वो ये कि इंतजार भी तो काफी लंबा हुआ है, 1.5 साल का इंतजार। क्योंकि माना यही जा रहा था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे तभी से पहले दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान बन गए थे। उसके बाद राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में ले लेते हैं। फिर जो घड़ी है उसकी सुई आगे बढ़नी शुरू हो जाती कि आखिरकार क्या सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे? क्योंकि उसके बाद मंत्री पद का जब भी सवाल उनसे पूछा जाता था वो उसे टाल देते थे। उसके बाद उपचुनाव आए मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर भाजपा के लिए प्रचार किया और बड़ी सीटें वहां पर भाजपा ने जीती। उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद उन्हें इनाम के तौर पर, क्योंकि उन्होंने भाजपा में रह करके इतने महीनों के दौरान जो व्यवहार किया है, अपना बदलाव जो उनमें आया है, उसका नतीजा उपचुनाव में देखने को मिला। शायद अब मंत्री पद मिले, लेकिन ये लगातार टलता गया और अब 15 महीने 17 महीने के बाद करीब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो घड़ी आ गई है जिसका न केवल सिंधिया को बल्कि उनसे कहीं ज्यादा
उनके समर्थकों को इंतजार है। बिल्कुल। और यकीन मानिए महाकाल के दर्शन के बाद महाकौल आ जाएगी इस तरह की उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन बेसब्री से अरसे से इंतजार था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। राजधानी दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। काफी अहम मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 6 नए कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम बड़े बड़े नाम, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी बन सकते हैं मंत्री। इन सबके बीच पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार में बिहार को भी साधने की भरसक कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि सुगबुगाहट है जेडीयू के कोटे से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। एलजेपी के पशुपति पारस को भी मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा सुशील मोदी को भी केंद्र में पद दिया जा सकता है। कुल मिलाकर बिहार के नेताओं ने भी दिल से कहा है चलो बुलावा आया है। ये रिपोर्ट देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा और कयासों का दौर तेज था, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कल शाम 5:30 बजे 5:30 पर कैबिनेट का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का वक्त कल शाम 5:30 बजे रखा गया है। माना यही जा रहा था कि परसों सुबह 10:30 बजे को लेकर भी कयासों का दौर गर्म था, लेकिन अब मुहर लग चुकी है। कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार है और इसमें बड़े बड़े दिग्गजों को राजधानी दिल्ली बुला लिया गया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको सीधे मध्य प्रदेश से दिल्ली लैंड करने के लिए कहा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के नारायण राणे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो पहुंच चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के बनाए जाने के बाद उनको केंद्रीय कैबिनेट में बड़ी जगह देने की बात कही जा रही थी। ये वो चेहरे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। टाइम कंफर्म कर दी गई है। कल शाम 5:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और यकीनन इसके जरिए तमाम राज्यों जहां पर चुनाव होने हैं उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, तो जिस बात को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कल होगा परसों होगा, अब कंफर्म हो गया है कि कल शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शपथ लेते हुए ये तमाम चेहरे जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दिल्ली जिन्होंने रुख कर लिया है वो सभी नजर आएंगे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल कल 5:30 से 6 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2 का पहला विस्तार होने जा रहा है और वो इतना बड़ा विस्तार होगा, मैंने पहले भी कहा चित्रा की कोई उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो चेहरे आपको दिखाई देंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो एक तरीके से जो दिल्ली में आओ चलो बुलावा आया है कि तर्ज पे अब जिनको मंत्री बनना है वो दिल्ली के लिए या तो रवाना हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल 5:30 बजे से 6 बजे तक कैबिनेट रीसफल होगा, ये पुख्ता जानकारी है हमारे पास। और एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और उनके साथ कई ऐसे मंत्री होंगे जिनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है और उनके कामकाज की समीक्षा की है और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब इसमें बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों के पास अतिरिक्त भार है उनके भार को कुछ कम किया जाएगा, जिसमें पीयूष गोयल है, प्रकाश जावड़ेकर है, धर्मेंद्र प्रधान है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ऐसे मंत्री जिनके पास कई मंत्रालयों का भार है उसको भार तो कम किया जाएगा, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही 20 चेहरों की बात कही जा रही है। हिमांशु, अब ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए ये अभी भी मैं ये कहूंगा कि 3-4 चेहरे तो साफ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल और साथ ही साथ जो है वो चेहरे नारायण राणे जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। तो नारायण राणे भी क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको कैबिनेट मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाई, कांग्रेस की सरकार गिरवाकर, उसका उनको यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि पुरस्कार मिलेगा। सर्बानंद सोनोवाल को क्योंकि असम में मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन वहां हेमंता विश्व शर्मा को अगर कमान दी गई, उसके बाद
सर्बानंद सोनोवाल को ये प्रॉमिस किया गया था आपको दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट रहेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, स्पोर्ट्स मंत्रालय वो देखा करते थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कई नाम जो है वो तय हो गए हैं, लेकिन कई राज्यों के अंदर चुनावी गणित को देखते हुए, जातिगत समीकरणों को समझते हुए जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। बंगाल के अंदर जिस तरीके से चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद निश्चित प्रमाणिक का नाम, लेकिन अब जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के लोगों को भी क्या कैबिनेट में कोई दर्जा हासिल हो सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल के लिए हिमांशु आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ने सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाई है। कल शाम 5:30 बजे मोदी सरकार 2.0 का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बहुत सारे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, कल का आप इंतजार कीजिए। लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें बिहार पर हैं। जेडीयू 4 मंत्रालय चाहता है, 2 के लिए कहा जा रहा है कि प्रॉमिस किया गया है। इन सबके बीच पेंच फंसा हुआ है। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष तो दिल्ली में है, वही इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। बिहार को लेकर भी कैबिनेट विस्तार की जो राजनीति है वो दिलचस्प हो चली है। ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है। हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं। ऐसे नीतीश कुमार का सियासी अंदाज ही कहेंगे कि जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तब भी वो अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। एक और पार्टी नेताओं का दावा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की सारी कश्मकश दूर हो चुकी है, तब भी इस फैसले पर फाइनल मुहर लगाने से नीतीश बच रहे हैं। आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे, आप विस्तार में जाएंगे, जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। हमको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। सांकेतिक इसके बारे में तो पता नहीं। 4 मंत्री पद लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। कौन-कौन चेहरे हो सकते हैं? आपकी इच्छा भी तो मायने रखती है। चेहरा भी हम नहीं तय करेंगे। साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स का वो दांव चल रहे हैं जिसके जरिए अपने पुराने साथी से ज्यादा बार्गेनिंग की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के शामिल होने और न होने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या पिछली बार की तरह वो इस बार भी मंत्रिमंडल में न शामिल होने का फैसला लेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि मंत्रिमंडल में कितनी सीटों पर जेडीयू दावेदारी कर रही है और कितनी सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले और सारी जवाबदेही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के ऊपर डाल दी। दरअसल नीतीश के इस अनजान वाले अंदाज के पीछे वजह केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की संख्या है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री चाहती है और इसी पर चर्चा के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। आप देखिएगा ना, मतलब माना जा रही सब फिर पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार। पेच सिर्फ संख्या को लेकर ही नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार अपने चहेते नेताओं को मंत्री पद दिलाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री पद मिलना करीब करीब तय है। इसके अलावा नीतीश पूर्णिया से सांसद संतोष कुशवाहा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और अति पिछड़े समाज से आने वाले जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी की मोदी कैबिनेट में एंट्री चाहते हैं। यही वजह है कि मनमाफिक मांग पर मुहर न लगने तक नीतीश साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। शपथ लेता हूं। क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जेडीयू को एक ही मंत्री पद का ऑफर मिला तो नाराज नीतीश ने मंत्रिमंडल से दूरी बना ली थी। इसके साथ बिहार से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है।
मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार को साधने की कवायद में पशुपति पारस के हाथ भी मंत्री पद की लॉटरी लग सकती है। हालांकि पशुपति पारस को मंत्री बनाने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। भाई मंत्री बनने के लिए आप हमारे नेता के विचारों को कुचल देंगे। मंत्री बनने की लालसा में उम्र भर जो हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग जो उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको कुचल देंगे। आप उनके अरमानों को आप चिंगारी लगाकर आप मंत्री बनना चाहेंगे। उनकी बनाई हुई पार्टी को धोखा देकर आप मंत्री बनना चाहेंगे। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नीतीश सरकार के खिलाफ ही मंत्री विधायक आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में नीतीश मंत्रिमंडल के बहाने सत्ता का संतुलन साधने की कोशिश में है। देखना होगा कि बीजेपी उनकी मांगों को कितना मानती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पटना से सुजीत झा मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, सीधा से सवाल है, ये जो 4 की चिंता जेडीयू की बनी हुई है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद केंद्रीय कैबिनेट में उनको जगह मिलनी है, ऐसे में ये बताइए चिंता दूर की गई या पसोपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है? वो 4 मांग रहे हैं, यहां से सिर्फ 2 देने की बात कही जा रही है, बीच का कोई रास्ता निकला या फिर नहीं? सुजीत। देखिए चित्रा, इसमें रास्ता निकालने वाली कोई बात नहीं। जैसे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर गौर करें तो उनका कहना है कोई फॉर्मूला नहीं, कोई संख्या नहीं, जबकि जो मोदी सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण हुआ था उसमें एक मंत्री पद मिल रहा था जेडीयू को, तो नीतीश कुमार ने साफ उससे इनकार कर दिया था कि सांकेतिक मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उनके सुर बदले हुए हैं और वो ये मान कर चल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कितनी संख्या में मंत्रियों को शामिल करते हैं। लेकिन एक बात इसमें ये है, अगर 4 मंत्री शामिल होते हैं तो मंत्री के कौन कौन मंत्री होंगे ये अलग तय होगा। 2 मंत्री अगर शामिल होते हैं तो कौन कौन मंत्री होंगे ये अलग तय होगा, क्योंकि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है वो अति पिछड़ा और महादलित का है और नीतीश कुमार की ये कोशिश रहेगी कि इसमें ये दोनों जातियों से जो सांसद हैं उनको मंत्री पद मिले, तो इस पर उनका विशेष जोर रहता है। यही वजह है कि पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने में दिक्कत हुई क्योंकि एक ही संख्या थी। आरसीपी की जहां तक आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और उनको अधिकार है कि वो बातचीत करें कि कितनी संख्या उनको मिल रही है, क्योंकि अगर 4 संख्या मिलती है तो आरसीपी सिंह भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 अगर मिलेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये तमाम बातें हैं, अगर ये उस पर अटकलें लगाई जा रही है और बातचीत का दौर अभी जारी है। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी सुजीत आपने दी। सीधे उत्तर प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, वैसे तो मैं आपके पास सबसे देर से आ रही हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुस्त उत्तर प्रदेश को ही करना है बीजेपी को, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने 6 से 8 महीने का वक्त बाकी है। ये बताइए कौन कौन से चेहरे अब दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं लखनऊ से? बिल्कुल चित्रा, सब कुछ कील कांटे जो ठीक करने हैं वो चुनाव को लेकर के ही करने हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को खासा तवज्जो मिलने जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। 6 से 7 संख्या अनुमान की जा रही है कि इतने मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं। जातियों का संतुलन होगा और साथ साथ क्षेत्रवार संतुलन भी होगा, यानी कि ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी और साथ साथ जो तराई के इलाके हैं उस इलाके से भी बनाए जाने की खबरें हैं। जो नाम एकदम से कंफर्म हमें दिखाई दे रहे हैं वो अनुप्रिया पटेल का है। बाकी तमाम नामों पर इस वक्त सिर्फ चर्चा चल रही है। दूसरा जो हम लोग जिस नाम पर चर्चा कर रहे थे वो है प्रवीण निषाद। हालांकि आज प्रवीण निषाद कुछ देर पहले तक गोरखपुर में थे, अब उन्हें कॉल आया है कि नहीं, फिलहाल ये कहना मुश्किल है क्योंकि कल शपथ ग्रहण है तो ज्यादातर लोगों को आज या कल सुबह तक वहां पहुंचना होगा। कई ऐसे नाम है, कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त दिल्ली में भी बैठे हैं जिनकी चर्चा काफी तेज है इस वक्त की वो उत्तर प्रदेश से जो सांसद बनाए जा सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी का नाम है, वरुण गांधी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा रमापति जो त्रिपाठी हैं, रमापति राम त्रिपाठी हैं, उनका नाम भी इस वक्त चर्चा में है। दलित कोटे से विनोद सोनकर, हालांकि आज वो दिल्ली से वापस लौटे हैं, कहना मुश्किल है। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा के सांसद हैं, उनकी चर्चा है। सतपाल सिंह जो कि जाट कोटे का कह सकते हैं, बागपत से सांसद हैं, उनका नाम चल रहा है। तो कुल मिलाकर 7-8 नाम ऐसे चल रहे हैं जिसमें तमाम जो जातीय समीकरण है, जिसमें बीजेपी इस बार
उत्तर प्रदेश से पिछड़ों और दलितों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी, सहयोगियों को साधने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि जो 2 सहयोगी इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी गुंजाइश है। सहयोगियों को भी साधना है, जातियों को भी साधना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जल्दी ही देश में स्पुतनिक वी का टीका भी फ्री में लगाया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाकों के सरकारी टीकाकरण केंद्रों को मिलेगा। स्पुतनिक वी को सुरक्षित गांवों तक पहुंचाने के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की कोल्ड चेन फैसिलिटीज का इस्तेमाल होगा। कोरोना की तीसरी लहर के आने के रोज बदलते अनुमानों के बीच सरकार का सारा फोकस वैक्सीनेशन पर है। फिलहाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर निर्भर है, लेकिन सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जल्द ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी मुफ्त में उपलब्ध होगी। इसके लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की मदद ली जाएगी। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना होता है। ऐसे में पोलियो वैक्सीन को रखने में काम आने वाली कोल्ड चेन फैसिलिटीज को स्पुतनिक वी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक जिस तरह से देश में लगाई जा रही दोनों वैक्सीन के नतीजे आए हैं, उससे वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह बढ़ा है। एक खास उत्साहवर्धक ये समाचार कि कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव है और बाकी स्टडीज जो पब्लिश हुई हैं इस बीच में, कोविशील्ड से भी पता चला कि जो सीरियस डिजीज है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन है, आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत है या डेथ, इन सब में बहुत इफेक्टिव हैं दोनों वैक्सीन। तीसरी लहर के आने से पहले सरकार देश की आबादी के बड़े हिस्से को कवर कर लेना चाहती है। इसी मुहिम के तहत वैक्सीनेशन को रोजाना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का लक्ष्य है। स्पुतनिक वी के साथ ही मॉडर्ना और जाइडस कैडिला के आने से इस मुहिम को तेजी मिलेगी। देश में अभी तक 34 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है और इस महीने के आखिर तक 50 करोड़ डोज लगने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य साल के आखिर तक 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति यानी करीब 93 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का है। हालांकि इस लक्ष्य का ब्रेकर कोरोना की तीसरी लहर बन सकती है। फिलहाल तीसरी लहर की संभावना को डेल्टा प्लस वेरिएंट से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत में अभी इस वेरिएंट के महज 52 मामले सामने आए हैं, लिहाजा डेल्टा प्लस से तीसरी लहर को जोड़ना जल्दबाजी होगा। रिसेंट स्टडीज के अनुसार ये हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट ने फर्दर म्यूटेट करके डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। हालांकि इस वेरिएंट के द्वारा इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता या वैक्सीन एफिकेसी का पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाया गया है, परंतु राहत की बात यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों में इस नए वेरिएंट की वजह से माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक लक्षण देखे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों को बहुत गंभीर रूप से ये प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन की स्पीड जितनी तेज होगी, उतना ही कोरोना की नई लहरों के आने का डर कम होगा। अगर कोई नई लहर आती भी है तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा यह किया जा रहा है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा सिंधुराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया है कि पोस्ट में किया गया दावा पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा यह किया जा रहा है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा सिंधुराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महाराजा सिंधुराज भारत के परमार राजवंश के राजा थे और राजा भोज के पिता थे। ये राजवंश मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में केंद्रित था। भोपाल के निकट भोजपुर को राजा भोज ने ही स्थापित किया था। ये दावा फेसबुक और ट्विटर पर काफी शेयर हो चुका है। दावे को सच मानते हुए लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल दिए हैं। कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने भी इस जानकारी को साझा किया है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि पोस्ट में किया गया दावा गलत है।
पड़ताल करने पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिंधुराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो ये एक बड़ी खबर होती और मीडिया में कवर जरूर होती। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने पश्चिम मध्य रेलवे की पीआरओ राहुल जयपुरियार से बात की। उनका भी यही कहना था कि ये दावा सरासर झूठ है। स्टेशन का नाम अभी हबीबगंज ही है। राहुल ने बताया कि भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसे तमाम राजनीतिक और कानूनी कार्य प्रणाली से गुजरना पड़ता है। राहुल के अनुसार इस तरह का कोई प्रस्ताव उनकी जानकारी में नहीं है। पत्रिका की खबर के मुताबिक भोपाल के करौन में रहने वाले एक फेसबुक यूजर ने ये गलत जानकारी साझा की थी। यूजर ने लिखा था कि हबीबगंज को अब सिंधुराज महाराज के नाम से जाना जाएगा। पोस्ट जब वायरल हुआ तो रेलवे को इसका खंडन करना पड़ा। कुछ समय बाद युवक ने पोस्ट हटा ली, लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। हालांकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का एक प्रस्ताव जरूर है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला स्टेशन है जिसका विकास भारतीय रेलवे के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया है। ये स्टेशन कई वर्ल्ड क्लास और आधुनिक सुविधाओं से लैस है।